हेलो एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी सेंट्रल। मेरा नाम है विजय और आज हम पढ़ने वाले हैं आयरन, बोरोन, मैग्नीज और जिंक के बारे में। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। सबसे पहले है आयरन। Fe इट इज अपटेकन फ्रॉम द सॉयल Fe3 पॉजिटिव की फॉर्म में, या इसे अपटेक किया जाता है Fe2 पॉजिटिव की फॉर्म में। Fe3 पॉजिटिव इट इज प्रेजेंट इन एल्कलाइन सॉयल और Fe2 पॉजिटिव है, ये प्रेजेंट होता है एसिडिक सॉयल में। एल्कलाइन सॉयल में नॉर्मली ये जो है फॉर्म कर लेता है Fe2O3.3H2O, यानी ऑक्साइड फॉर्मेशन करता है और अवेलेबल नहीं होता एक प्लांट के लिए, क्योंकि प्लांट जो है वो ऑक्साइड को अपटेक नहीं कर सकते। तो इन कंडीशंस में प्लांट को कुछ लिगेंड्स रिलीज करने पड़ते हैं जो Fe3 पॉजिटिव पर्टिकुलर है, ये Fe3 पॉजिटिव को बाइंड करते हैं, उसके साथ कॉम्प्लेक्स बनाते हैं और फिर एक प्लांट के तरफ उसको लेकर आते हैं। सीरियल्स जो है, स्पेलिंग का मिस्टेक है, सीरियल्स जो है वो फाइटोसिडोफोर्स रिलीज करते हैं। और जो नॉन सीरियल प्लांट्स हैं, चाहे वो डाइकोट है या मोनोकोट है, वो कैफेइक एसिड रिलीज करते हैं। ये Fe3 को फिक्स करेंगे, इधर इट विल बी फाइटोसिड्रोफोर और दैट कैन बी कैफेइक एसिड। ये अपटेक करते हैं, बाइंड करते हैं Fe3 पॉजिटिव को, लेकर आते हैं रूट्स तक और रूट के पास आने के बाद ये सेल्स के साथ अटैच होता है, जहां Fe3 पॉजिटिव को चेंज कर देते हैं Fe2 पॉजिटिव में। और Fe2 पॉजिटिव जो है वो इजी है अपटेक करने के लिए, तो इस फॉर्म में ये अपटेक हो जाता है। प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट बाय द फॉर्मेशन ऑफ साइटोक्रोम्स एंड फेराडॉक्सिन। पिछली स्लाइड्स में हमने देखा था कि Fes यानी ये फेराडॉक्सिन फॉर्मेशन करता है और ये जरूरी है किस चीज के लिए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के लिए। अब इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो ना सिर्फ रेस्पिरेशन में बल्कि फोटोसिंथेसिस में भी एक्टिवली हेल्प कर रही है, तो ये डायरेक्टली रिलेटेड है दोनों ही प्रोसेसेस के लिए। देन वी हैव फॉर्मेशन ऑफ लेग हीमोग्लोबिन ड्यूरिंग नोड्यूलेशन। तो जो एक लेग्यूमिनस प्लांट में नोड्यूल फॉर्मेशन होती है, तो वहां पर जो भी बैक्टीरिया उसके पास रहता है या नोड्यूल्स के अंदर ऑक्सीजन फिक्सेशन, दिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट, क्योंकि एनएरोबिक कंडीशन चाहिए नाइट्रोजन फॉर्मेशन के लिए, नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए जो कंडीशंस हैं वो कैसी होनी चाहिए, एनारोबिक कंडीशन होनी चाहिए। और एनारोबिक कंडीशन जो है वो फॉर्म करता है लेग हीमोग्लोबिन बाय मेकिंग अ कॉम्प्लेक्स विद दिस ऑक्सीजन प्रेजेंट एंड बाय फिक्सिंग द ऑक्सीजन, सो इट विल नॉट इंटरप्ट द प्रोसेस ऑफ नाइट्रोजन फिक्सेशन। डेफिशिएंसी सिम्टम्स हैं, तो डेफिशिएंसी सिम्टम्स जो है वो सबसे पहले यंगर लीव्स में दिखाई देते हैं, क्योंकि ये क्या है, दिस इज नॉन मोबाइल, यानी इसको मोबाइलाइज चैनलाइज नहीं किया जा सकता। देन वी हैव reduction in the process of electron transport chain, hence the total outcome of photosynthesis as well as the respiration will be slowed down. नाइट्रोजन फिक्सेशन ड्यू टू लेस लेग हीमोग्लोबिन। अब लेग हीमोग्लोबिन नहीं होगा तो कंडीशन जो है प्रॉपर एनरोबिक फॉर्मेशन नहीं हो पाती, और जिसकी वजह से नाइट्रोजन फिक्सेशन जो है उसके प्रोसेस में कमी आ जाती है। Second we have is boron, and boron is uptaken as trivalent boron, trivalent borate, it is BO3 3 negative. इसका पर्टिकुलर फंक्शन किसी भी एंजाइम के साथ डायरेक्टली रिलेटेड नहीं है, बट इसका एक मेजर फंक्शन है, बहुत मेजर फंक्शन, एज इट इज हेल्पिंग इन पॉलिनेशन। पॉलिनेशन में ये किस तरह से हेल्प करता है, पोलन जर्मिनेशन। जब भी एक स्टिग्मा के ऊपर पोलन आकर लैंड करता है, तो एक तो सबसे पहले स्पेसिफिसिटी कि ये पोलन जो है वो इसी स्पीशीज के को पोलिनेट करेगा, और बाकी सब पोलन ग्रेन्स की जो पोलन ट्यूब है उसकी फॉर्मेशन बंद कर दी जाएगी। तो ये होती है बोरोन की कंसंट्रेशन की हेल्प से। इसके बाद जो ये पोलन ट्यूब फॉर्मेशन होती है, इसमें भी बोरिक एसिड या बोरोन जो है वो बहुत एक मेजर रोल प्ले करेगा। And this is recognition for specific pollen. Then we have the cell integrity and membrane functions. Membrane function के लिए cell integrity के लिए काफी ज्यादा important है। Deficiency symptoms में necrosis जो है वो young leaves में होता है, mostly at base। अब base का मतलब क्या है, जहां से midrib के साथ जो लीफ लेमिना है वो कनेक्टेड है, तो सबसे ज्यादा इन जगहों पर दिखाई देता है नेक्रोसिस, ठीक है। और अगर इन जगहों पर नेक्रोसिस दिखता है तो साथ में मिडरिप जो है वो भी डैमेज होती है, और फाइनली कंप्लीट लीफ जो है वो मर जाती है, इट इज डाई। देन वी हैव द लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंट एंड एक्सेसिव ब्रांचिंग। एपिकल डोमिनेंस अगर किसी भी प्लांट की लूज हो जाती है, यानी एपिकल डोमिनेंस का मतलब समझा देता हूं। जब एक स्टेम ग्रो कर रही है तो उसका जो बिल्कुल फ्रंटल पोर्शन होता है, दिस इज द मेरिस्टेमेटिक एरिया,
ये मेरिस्टेमेटिक एरिया अगर अपनी डोमिनेंस को लूज कर दे, जिसका मतलब सबसे ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट कहाँ पर है, इस मेरिस्टेमेटिक एरिया पर है, और अगर ये अपनी एक्टिविटी को कम कर देगा या अपनी एक्टिविटी को लूज कर देगा, तो व्हाट विल हैपन, देयर विल बी अ लॉस ऑफ एपिकल डोमिनेंस, द प्रोट्रूजन फॉर इंक्रीज ऑफ लेंथ विल बी स्टॉप्ड। और फिर उसके बाद क्या होता है, जो बड्स प्रेजेंट होती हैं साइड में वो कंटिन्यूसली ग्रो करना स्टार्ट कर देती हैं, दिस लीड्स टू एक्सेसिव ब्रांचिंग। देन वी हैव सम डिजीज कॉज्ड ड्यू टू डेफिशिएंसी, आप इन्हें डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स भी बोल सकते हैं। दीज डिसऑर्डर्स आर, it is a heart rot in sugar beet and water core in turnip. Then we have browning of cauliflower and stem crack in celery. These are the deficiency disorders. Then we have decreased nodulation in legumes and losing the ability of pollen grain to germinate. अब ये जो कंडीशन है ये अगर फुलफिल नहीं हो पा रही तो जर्मिनेशन जो है, पोलन ट्यूब फॉर्मेशन जो है पोलन ग्रेन की, उसमें प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी। इसके बाद आता है मैग्नीज, और मैग्नीज जो है इट इज ऑब्टेन्ड एज Mn2 पॉजिटिव डाइवेलेंट मैग्नीज की तरह इसको अपटेक किया जाता है। ज़रूरी है किस चीज़ के लिए, एक्टिवेटर। देखिए जब भी एक एंजाइम हम बनाते हैं तो उस एंजाइम के पास बहुत सारी साइट प्रेजेंट होती हैं। अगर वो एक कंप्लीट एंजाइम है, यानी एक ही सिंगल प्रोटीन उसको बनाता है, तो वहां पर कुछ साइट प्रेजेंट होंगी, सच एज वी हैव द कोफैक्टर साइट, वी हैव इनहिबिटर साइट, वी हैव एक्टिवेटर साइट। तो बहुत सारी साइट होती हैं, प्रोस्थेटिक ग्रुप साइट, देन वी हैव सबस्ट्रेट साइट्स, एटीपी साइट। तो ये जो जितनी साइट प्रेजेंट है वहां एक्टिवेशन के लिए मैग्नीज जो है एज अ आयनिक फॉर्म जाकर अटैच होता है और फिर ये एक्टिवेट करता है एंजाइम को टू परफॉर्म द फंक्शन। रिडक्टेज एंजाइम के लिए, ऑक्सीडेज एंजाइम के लिए, परऑक्सीडेज के लिए, कार्बोक्सिलेज एंजाइम के लिए, डिहाइड्रोजिनेज, काइनेज एंड नाइट्रेट रिडक्टेज। अब नाइट्रेट रिडक्टेज का एक पर्टिकुलर फंक्शन क्या है, दिस विल बी रिस्पॉन्सिबल फॉर मेकिंग द नाइट्रोजन फिक्सेशन एज इट इज एक्टिवेटर एसेंशियल फॉर क्रैब साइकिल। अब ये क्रैब साइकिल जो है उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल होगा, रेस्पायरेशन के लिए, फोटोसिंथेसिस के लिए, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन। Okay, then we have along with chlorine it is useful in liberating the oxygen। दो पिछले हम जब क्लोरीन पढ़ रहे थे तो उस टाइम हमने देखा था कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर जब भी होता है H2O का ब्रेकडाउन होता है, तो दो H2O के मॉलिक्यूल से एक ऑक्सीजन का जो मॉलिक्यूलर ऑक्सीजन है वो रिलीज होती है, और इस चीज के लिए मैग्नीज along with chlorine is responsible। डेफिशिएंसी सिम्टम्स की बात करें तो इंटरवेनल क्लोरोसिस होगी। इंटरवेनल क्लोरोसिस क्या होती है, लीफ लैमिना में जहां पर वेन्स प्रेजेंट होती हैं, तो इन वेन्स के बीच में से इन जगहों पर से क्या होता है, क्लोरोसिस होती है, यानी यहाँ पर क्लोरीन जो है वो डिजेनरेट हो जाएगा और जो कलर है वो ग्रे स्टार्ट हो जाएगा बनना, या वो शुरू हो जाता है ब्राउनिश कलर, तो दिस इज नोन एज ग्रे स्पेक डिजीज। Then we have leguminous seedlings develop brown or black spots. These are known as marsh spot disease. These are not particularly disease, but these are the disorders. Then we have flowers are lesser, कम फ्लावर होंगे और मोस्टली क्या होंगे, स्टेराइल। इसके बाद आता है जिंक, और जो जिंक है ये अपटेक होता है Zn2 पॉजिटिव की फॉर्म में डायरेक्टली फ्रॉम द सॉइल, एक्टिवेटर ऑफ एंजाइम सच एज एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज जो है वो रिस्पॉन्सिबल है एल्कोहल की जब फर्मेंटेशन होती है और उस टाइम इथेनॉल बन जाता है तो उसकी पर्टिकुलर मेंटेनेंस के लिए। लैक्टिक डिहाइड्रोजिनेज जो है वो लैक्टिक एसिड के लिए। कार्बोनिक एनहाइड्रेज है, ये कार्बन डाइऑक्साइड की अवेलेबिलिटी और कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर रेस्पायरेशन इसके रिलीज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। कार्बोक्सी पेप्टाइडेज जो है दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ड्यूरिंग रेस्पायरेशन, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रेकिंग डाउन the proteins, carboxypeptidase। then we have alkaline phosphatase। alkaline phosphatase जो है इसका काम होता है phosphate groups का phosphorylation with or without the help of ATP। glutamic dehydrogenase takes part in amino acid synthesis, this is responsible for amino acid synthesis। ठीक है, इसके बाद आता है सुपर ऑक्साइड dismutase।
सुपर ऑक्साइड डिस्म्यूटेज का काम होता है ये रेडिकल्स यानी फ्री रेडिकल्स को, जब वेस्ट मटेरियल बहुत ज्यादा बन जाता है तो उसमें ऑक्साइड के फ्री रेडिकल्स बनते हैं, इनका क्या करता है, ये मेटाबॉलिज्म करता है। ठीक है, और इसके बाद जिंक जो है वो ऑक्सिन प्रोडक्शन के लिए, यानी दिस इज अ प्लांट हार्मोन, फाइटो हार्मोन और प्रिकर्सर ऑफ अमीनो एसिड ट्रिप्टोफैन। अब ये ट्रिप्टोफैन के प्रिकर्सर की तरह भी काम करेगा। इसके बाद आता है डेफिशिएंसी सिम्टम्स, और सबसे पहले डेफिशिएंसी अगर जरूरी है एक प्लांट के लिए ऑक्सिन फॉर्मेशन, तो वो ऑक्सिन फॉर्मेशन विदाउट जिंक नहीं हो सकती, सो देयर विल बी अ रिडक्शन ऑफ ऑक्सिन हार्मोन अवेलेबिलिटी। सेकेंड इज लिटिल लीफ डिसऑर्डर, यहाँ पर पत्तियां जो है वो बहुत ज्यादा साइज अटेन नहीं कर पाती, वो छोटी रह जाती हैं। देन वी हैव सेल डिफरेंशिएशन, और जो सेल डिफरेंशिएशन है, नाउ जिंक हैव अ रोल इन सेल डिफरेंशिएशन, कौन सा सेल किस तरह की चीजों को बनाता है, तो उस चीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा, तो इम्परफेक्ट हो जाएगी वो चीजें और सेल जो है वो अच्छे से डिफ्रेशिएट नहीं कर पाएंगे। देन वी हैव व्हाइट बड डिसऑर्डर, ये सारे के सारे डेफिशिएंसी डिसऑर्डर्स हैं, और व्हाइट बड जो डिसऑर्डर है ये पर्टिकुलरली यंग लीव्स में होता है, बिकॉज इट इज ऑल्सो अ नॉन मोबाइल एलिमेंट। व्हाइट बड डिसऑर्डर पर्टिकुलरली टेक्स प्लेस इन यंग लीव्स, जहां पर कंप्लीट क्लोरोसिस हो जाता है, जिसका मतलब जो भी पत्ती है उसका स्ट्रक्चर सेम रहेगा बट उसके अंदर से ग्रीन कलर क्लोरोफिल क्या हो जाएगा, डीनेचर हो जाएगा। फैटी एसिड एक्यूमुलेशन, और ये फैटी मटेरियल एक्यूमुलेशन इज अनदर काइंड ऑफ डेफिशिएंसी डिसऑर्डर दैट इज प्रेजेंट डेफिशिएंसी सिम्टम। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, द फ्रूट एंड सीड्स आर लिटिल डेवलप्ड, तो डेवलपमेंट जो है वो बहुत ज्यादा नहीं होती। रीजन इसका है ऑक्सिन, जो भी हार्मोनल एक्शंस होंगे और जो भी एनवायरमेंटल रिस्पॉन्स होंगे जिनके अगेंस्ट ऑक्सिन काम करता है, या जो भी फंक्शंस होंगे वो सब के सब रिड्यूस फॉर्म में हो जाएंगे। So thank you so much everyone. This was all about the role of individual mineral nutrients in plant physiology. In next video lecture we are going to study about the deficiency symptoms, also the toxicity of new micronutrients. Thank you so much everyone. This is me Vijay and you were watching Biology Central. I hope you like the video and you will subscribe the channel.